भारत का इतिहास अक्सर पत्थरों और शिलालेखों पर उकेरा गया है, लेकिन चाणक्य एक ऐसा नाम है जो पुराने पत्थरों या शिलालेखों पर कहीं नहीं मिलता, फिर भी हर भारतीय के दिमाग में बसा है। राजनीति की वह प्रतिमूर्ति जिसे अक्सर भारतीय मैकियावेली की संज्ञा दी जाती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिस चाणक्य के बारे में आप आज तक पढ़ते आए हैं, इतिहास के पन्नों में उनका कोई भौतिक अस्तित्व शायद कभी था ही नहीं। इतिहासकार थॉमस ट्रॉटमैन और कई आधुनिक विद्वान एक गंभीर प्रश्न उठाते हैं, यदि चाणक्य वास्तव में इतने विशाल मौर्य साम्राज्य के सूत्रधार थे, तो उस काल के सबसे प्रमुख विदेशी यात्री मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में उनका एक बार भी उल्लेख क्यों नहीं किया? क्या यह संभव है कि सम्राट अशोक अपने साम्राज्य की नींव रखने वाले सबसे महान गुरु को पूरी तरह विस्मृत कर बैठे थे? या फिर क्या चाणक्य महज एक ब्राह्मणवादी मिथक हैं जिसे मौर्य वंश के पतन के कई सदियों बाद केवल एक राजनीतिक आदर्श स्थापित करने के लिए गढ़ा गया था? सवाल यह भी उठता है कि यदि चाणक्य नाम का कोई व्यक्ति वास्तव में था ही नहीं, तो फिर लोक चेतना ने इतनी सशक्त, इतनी जटिल और इतनी प्रभावशाली छवि की कल्पना कैसे की? यदि आप भी चाणक्य की इस ऐतिहासिक पहेली की गहराई तक जाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अंत में मैं आपके सामने एक ऐसा तथ्य रखूंगा जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए इस ऐतिहासिक रहस्य की तह तक चलते हैं। इतिहास की सबसे रहस्य यह है कि जिसे हम भारत का मैकियावेली और मौर्य साम्राज्य का रचयिता मानते हैं, उसका समकालीन इतिहास में एक भी पुख्ता निशान नहीं मिलता। साल था 302 ईसा पूर्व, जब यूनानी सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने अपने एक खास राजदूत मेगास्थनीज को पाटलिपुत्र के वैभवशाली दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज वहां कई सालों तक रहा और उसने अपनी आंखों देखी हर छोटी बड़ी बात को अपनी मशहूर किताब इंडिका में दर्ज किया। वह लिखता है कि मगध की सेना में 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। वह राजा चंद्रगुप्त की दिनचर्या बताता है। यह बताता है कि राजा को सोते समय भी अंगरक्षकों से घिरा रहना पड़ता था, और वह पाटलिपुत्र के भव्य लकड़ी के महलों का वर्णन करता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि मेगास्थनीज के पूरे वृत्तांत में एक बार भी चाणक्य या कौटिल्य का नाम नहीं आता। यह खामोशी साधारण नहीं है, क्योंकि अगर एक ब्राह्मण गुरु ने अकेले अपने दम पर नंद वंश का तख्ता पलट किया होता और वह साम्राज्य का प्रधानमंत्री होता, तो एक विदेशी राजदूत उसे नजरअंदाज कैसे कर सकता था? मेगास्थनीज ने उन मंत्रियों और सलाहकारों की एक पूरी श्रेणी का जिक्र किया है जो राजा के सबसे करीबी थे, लेकिन उन नामों में कहीं भी वह नाम नहीं है जिसे आज हम अखंड भारत का निर्माता कहते हैं। जब हम इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं, तो इतिहासकारों के बीच एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है। क्या मेगास्थनीज को जानबूझकर चाणक्य से दूर रखा गया था, या फिर चाणक्य उस समय अस्तित्व में ही नहीं थे? मेगास्थनीज की इंडिका आज अपनी मूल स्थिति में मौजूद नहीं है, लेकिन बाद के यूनानी और रोमन इतिहासकारों जैसे स्ट्रैबो, एरियन और प्लूटार्क ने इंडिका के बड़े हिस्सों को अपनी किताबों में कोट किया है। इनमें से किसी भी लेखक ने कौटिल्य का जिक्र नहीं किया। यहां तक कि जब यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त के उदय की कहानी लिखी, तो उन्होंने इसे एक साधारण युवक की बहादुरी और नियति का खेल बताया, न कि किसी ब्राह्मण की कूटनीति का परिणाम। यह ऐतिहासिक शून्यता हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या चाणक्य का चरित्र मौर्य वंश के पतन के सदियों बाद गढ़ा गया था? थॉमस ट्रॉटमैन जैसे विद्वान इस पर सवाल उठाते हैं कि अगर चाणक्य मौर्य प्रशासन की रीढ़ थे, तो उनके द्वारा लिखे गए अर्थशास्त्र का कोई प्रभाव उस दौर के यूनानी दस्तावेजों में क्यों नहीं झलकता? यह बहस केवल एक नाम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मौर्य साम्राज्य की पूरी नींव पर सवाल खड़ा करती है। मेगास्थनीज की इस रहस्यमयी खामोशी को समझने के लिए हमें उस दौर की राजनीति को देखना होगा। कुछ लोग तर्क देते हैं कि शायद चाणक्य एक पर्दे के पीछे रहने वाले रणनीतिकार थे, जिन्होंने विदेशी राजदूतों से दूरी बनाए रखी थी। लेकिन यह तर्क कमजोर पड़ता है जब हम देखते हैं कि मेगास्थनीज ने समाज के 7 वर्गों का विस्तार से वर्णन किया है, जिनमें दार्शनिकों और सलाहकारों का स्थान सबसे ऊपर था। तो अगर चाणक्य वहां होते, तो वे निश्चित रूप से इस वर्ग के मुखिया होते। इतिहासकारों का एक बड़ा वर्ग मानता है कि चाणक्य का व्यक्तित्व दरअसल कई सदियों के सामूहिक लेखन का परिणाम है। इस विचार को बल तब मिलता है जब हम देखते हैं कि मौर्य काल के करीब 7-8 साल बाद के साहित्यों में ही चाणक्य का चरित्र उभर कर सामने आता है। तो क्या यह मुमकिन है कि जिसे हम इतिहास मानकर पूज रहे हैं, वह दरअसल एक बहुत ही बाद में रचा गया राजनीतिक नैरेटिव है? यह सवाल आज भी अनसुलझा है और इतिहास की किताबों में एक ऐसा छेद है जिसे कोई भी ठोस प्रमाण भर नहीं पाया है।
इतिहास की परतों को जब हम और गहराई से कुरेदते हैं तो मेगास्थनीज की खामोशी से भी बड़ा एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, और वह सवाल खड़ा करते हैं सम्राट अशोक के खुद के शिलालेख। सम्राट अशोक, जिन्होंने मौर्य वंश की कीर्ति को 7 समुद्र पार तक पहुंचाया, उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में सैकड़ों शिलालेख और स्तंभ लिखवाए। इन शिलालेखों में अशोक ने बुद्ध के प्रति अपनी आस्था जताई, अपनी प्रजा के लिए धम्म के नियम लिखे, और यहां तक कि अपने पितामह चंद्रगुप्त मौर्य और पिता बिंदुसार का भी परोक्ष रूप से उल्लेख किया। लेकिन पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले इन हजारों शब्दों के बीच चाणक्य या कौटिल्य का नाम एक बार भी नहीं आता। यह बात किसी को भी हैरान कर सकती है कि जो सम्राट अपने राज्य के हर छोटे बड़े नियम को पत्थर पर खुदवा रहा था, उसने क्यों उस महान गुरु का नाम कहीं नहीं लिया जिसने उसके वंश की नींव रखी थी। अगर चाणक्य वाकई मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री और मुख्य रणनीतिकार थे, तो अशोक के शिलालेखों में उनकी नीतियों या उनके नाम का एक छोटा सा संदर्भ न होना बहुत बड़े संदेह पैदा करता है। इतिहासकार अक्सर इस बात पर बहस करते हैं कि क्या अशोक और चाणक्य के बीच कोई गहरा वैचारिक मतभेद था। अशोक ने अपने अभिलेखों में शासन चलाने के जो तरीके बताए वे दया, करुणा और अहिंसा पर आधारित थे, जबकि चाणक्य का अर्थशास्त्र पूरी तरह से दंड, कूटनीति और साम दाम दंड भेद की कठोरता पर टिका है। कुछ विद्वान जैसे रोमिला थापर यह संकेत देती हैं कि अशोक ने जिस प्रशासनिक ढांचे का वर्णन किया है वह चाणक्य द्वारा सुझाए गए ढांचे से काफी अलग है। उदाहरण के तौर पर चाणक्य ने राजा को सर्वोपरि और जासूसी को अनिवार्य माना था, लेकिन अशोक के शिलालेखों में हमें एक ऐसे राजा की छवि मिलती है जो खुद को प्रजा का पिता कहता है और जासूसों के बजाय धम्म महापात्रों की नियुक्ति करता है। यह विरोधाभास इस तर्क को जन्म देता है कि या तो अशोक के समय तक चाणक्य की नीतियां पूरी तरह भुला दी गई थीं, या फिर चाणक्य कभी उस दौर के असली इतिहास का हिस्सा थे ही नहीं। एक और चौंकाने वाला तथ्य यह है कि अशोक ने अपने शिलालेखों में उन सभी लोगों को याद किया जिन्होंने उनके जीवन को प्रभावित किया, यहां तक कि यूनानी राजाओं के नाम भी विस्तार से दिए गए हैं, लेकिन चाणक्य का नाम गायब है। क्या यह संभव है कि चाणक्य का चरित्र दरअसल मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद गुप्त काल के दौरान गढ़ा गया हो? उस दौर में जब ब्राह्मणवादी विचारधारा को दोबारा स्थापित करने की कोशिश हो रही थी, तब शायद एक ऐसे आदर्श ब्राह्मण सलाहकार की जरूरत महसूस हुई जिसने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया हो। डी कोसंबी जैसे इतिहासकारों ने इस संभावना पर जोर दिया है कि चाणक्य एक ऐतिहासिक व्यक्ति के बजाय एक सांस्कृतिक प्रतीक अधिक हो सकते हैं। अगर हम आज से 2000 साल पीछे जाकर अशोक के स्तंभों को देखें तो वे हमें चीख चीख कर ये बताते हैं कि मौर्य काल का असली इतिहास और चाणक्य की कहानियों के बीच एक बहुत बड़ी खाई है जिसे केवल कल्पना के पुल से भरा गया है। यह शून्यता हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं हम एक ऐसे नायक की पूजा तो नहीं करा है रहे जो वास्तव में कभी था ही नहीं, बल्कि जिसे बाद के युगों ने अपनी राजनीतिक और धार्मिक जरूरतों के हिसाब से निर्मित किया है। हजारों वर्षों तक आचार्य चाणक्य और उनका महान ग्रंथ अर्थशास्त्र केवल किंवदंतियों, लोक कथाओं और कुछ पुराने नाटकों की स्मृतियों में ही जीवित था। दुनिया के पास कोई ऐसा लिखित प्रमाण नहीं था जिससे यह साबित हो सके कि चाणक्य ने राजनीति पर कोई किताब लिखी भी थी। लेकिन 1905 के एक साधारण से दिन ने सब कुछ बदल दिया। दक्षिण भारत के तंजौर जिले के एक अज्ञात ब्राह्मण ने मैसूर ओरिएंटल लाइब्रेरी के तत्कालीन क्यूरेटर आर क्षमा शास्त्री को ताड़ के पत्तों पर लिखी एक पुरानी पांडुलिपि सौंपी। जब क्षमा शास्त्री ने धूल भरी उन परतों को पलटना शुरू किया तो वे हैरान रह गए। यह वही खोया हुआ खजाना था जिसे दुनिया अर्थशास्त्र के नाम से जानती थी। 1909 में जब इसका पहली बार प्रकाशन हुआ तो पूरे भारत और पश्चिमी विद्वानों के बीच तहलका मच गया। गुलाम भारत को अपना एक ऐसा नायक मिल गया था जिसने यूरोप के महान दार्शनिकों से सदियों पहले राजनीति और कूटनीति का सबसे बड़ा ग्रंथ लिख दिया था। लेकिन जैसे जैसे इस ग्रंथ का वैज्ञानिक विश्लेषण शुरू हुआ, उत्साह के पीछे संदेह के काले बादल मंडराने लगे। सबसे बड़ा विवाद इस ग्रंथ की भाषा और इसकी रचना के काल को लेकर खड़ा हुआ। आधुनिक भाषाविदों और जर्मन भारतविदों जैसे जूलियस जोली और ए.बी. कीथ ने जब अर्थशास्त्र की संस्कृत का बारीकी से अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि इसमें इस्तेमाल किए गए कई शब्द और व्याकरण की शैली मौर्य काल की नहीं बल्कि उसके 300 से 500 साल बाद के काल की लगती है। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में सुरुंगा शब्द का प्रयोग मिलता है जो वास्तव में यूनानी भाषा के सिरिंक्स से आया है। यूनानी प्रभाव का यह शब्द चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत में प्रचलित ही नहीं था।
इसके अलावा ग्रंथ में जिन प्रशासनिक जटिलताओं और सामाजिक नियमों का जिक्र है वे मौर्य साम्राज्य के बजाय गुप्त साम्राज्य के समय के सामाजिक ढांचे से अधिक मेल खाते हैं। इससे यह सवाल खड़ा हुआ कि क्या 1905 में मिली यह पांडुलिपि वाकई चाणक्य की मौलिक रचना है या फिर यह सदियों बाद के कई लेखकों का एक संकलन है जिसे कौटिल्य के नाम की मुहर लगाकर पेश किया गया। विद्वानों का एक वर्ग तो यहां तक मानता है कि अर्थशास्त्र किसी एक व्यक्ति की कृति हो ही नहीं सकती। ग्रंथ के भीतर ही कई जगह इति कौटिल्य यानी ऐसा कौटिल्य कहते हैं जैसे वाक्यों का प्रयोग मिलता है। यह शैली आमतौर पर तब इस्तेमाल की जाती है जब कोई बाद का लेखक किसी पुराने ऋषि या आचार्य के विचारों को संकलित कर रहा होता है। इतिहासकार थॉमस ट्रॉटमैन ने अपनी सांख्यिकीय जांच के आधार पर यह दावा किया है कि इस ग्रंथ में कम से कम 3 अलग अलग लेखकों की शैलियां मौजूद हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जिस चाणक्य नीति पर हम गर्व करते हैं वह वास्तव में सदियों के राजनीतिक अनुभवों का एक संग्रह हो सकता है जिसे एक महान नाम के पीछे छिपा दिया गया। 1905 की उस खोज ने हमें एक गौरवशाली नायक तो दिया, लेकिन साथ ही एक ऐसी पहेली भी दे दी जिसे सुलझाना आज भी नामुमकिन लगता है। चाणक्य की कहानी का आधार है उनका तक्षशिला का आचार्य होना। प्राचीन भारत के गांधार क्षेत्र में स्थित यह विश्वविद्यालय उस समय की दुनिया का बौद्धिक केंद्र माना जाता था, जहां 18 से भी अधिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन जब हम तक्षशिला के स्थानीय इतिहास और वहां के समकालीन रिकॉर्ड्स को खंगालते हैं तो एक अजीब सा सन्नाटा मिलता है। गांधार क्षेत्र उस समय यूनानी, ईरानी और मध्य एशियाई संस्कृतियों के संगम पर था। अगर चाणक्य जैसा कोई महान कूटनीतिज्ञ वहां पढ़ा रहा होता जिसने आगे चलकर भारत का नक्शा बदल दिया, तो वहां के किसी भी स्थानीय वृत्तांत या बाद में मिले पुरातात्विक अवशेषों में उनके नाम का एक पत्थर भी क्यों नहीं मिलता। तक्षशिला के खंडहरों से हजारों सिक्के और शिलालेख मिले हैं, लेकिन उनमें से एक भी चाणक्य की उपस्थिति की गवाही नहीं देता। इतिहासकार उपेंद्र सिंह अपनी शोध में यह महत्वपूर्ण सवाल उठाती हैं कि क्या तक्षशिला का नाम चाणक्य के साथ इसलिए जोड़ा गया ताकि उनके चरित्र को एक विद्वान महानायक की छवि दी जा सके। किसी भी महान व्यक्तित्व को स्थापित करने के लिए उसे एक महान संस्थान से जोड़ना प्राचीन लेखकों की एक पुरानी रणनीति रही है। एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि उस दौर के बौद्ध और जैन ग्रंथों में जो तक्षशिला के बारे में विस्तार से बात करते हैं, चाणक्य का वर्णन बहुत बाद के संस्करणों में आता है। तक्षशिला का इतिहास लिखने वाले यूनानी लेखकों ने वहां के राजा आम्भी और वहां की शिक्षा व्यवस्था का तो जिक्र किया, लेकिन वे उस ब्राह्मण का नाम भूल गए जिसने वहां बैठकर मगध को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई थी। कुछ विद्वान ये तर्क देते हैं कि चाणक्य शायद एक गुप्त पहचान के साथ रहते थे, लेकिन एक विश्वविद्यालय का आचार्य गुप्त नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षण एक सार्वजनिक कार्य है। यह विसंगति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या चाणक्य वाकई तक्षशिला के आचार्य थे या फिर उन्हें तक्षशिला का बताकर मौर्य साम्राज्य के उदय को एक बौद्धिक क्रांति का रूप देने की कोशिश की गई थी। जब हम चाणक्य की पहचान पर गौर करते हैं तो विरोधाभास और गहरे हो जाते हैं। उन्हें कभी कौटिल्य कहा जाता है तो कभी विष्णुगुप्त। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये तीनों अलग अलग व्यक्ति भी हो सकते हैं जिन्हें बाद में एक ही व्यक्तित्व में समाहित कर दिया गया। उदाहरण के तौर पर पंचतंत्र में विष्णुगुप्त को एक नीति शास्त्री के रूप में याद किया गया है, जबकि मुद्रा राक्षस में चाणक्य को एक क्रोधी और प्रतिशोधी ब्राह्मण के रूप में। क्या यह मुमकिन है कि अलग अलग युगों में हुए अलग अलग विद्वानों के कामों को एक चाणक्य नाम के महानायक के खाते में डाल दिया गया? तक्षशिला जैसे विश्व प्रसिद्ध केंद्र का नाम इस्तेमाल करना इस व्यक्तित्व को वह वजन और वैश्विक पहचान देता था जिसकी जरूरत मौर्य वंश की जड़ों को मजबूत दिखाने के लिए थी। यह इतिहास के साथ किया गया एक ऐसा कलात्मक प्रयोग लगता है जहां तथ्यों से ज्यादा प्रतीकों पर ध्यान दिया गया। भारतीय इतिहास और जनश्रुतियों में चाणक्य के प्रतिशोध की कहानी किसी महाकाव्य की तरह रची गई है। धनानंद, जो नंद वंश का अंतिम शासक था, उसके पास उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक थी। यूनानी लेखकों के अनुसार उसकी सेना में 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और कम से कम 3,000 हाथी शामिल थे। एक ऐसा सम्राट जिसकी सत्ता की धमक से सिकंदर की विश्व विजेता सेना के पैर कांप गए थे, क्या वह एक साधारण ब्राह्मण का अपमान करने जैसा तुच्छ और जोखिम भरा काम करेगा? यहां सवाल यह उठता है कि क्या यह अपमान वाकई हुआ था या फिर चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किए गए तख्तापलट को जनता की नजरों में नैतिक रूप से जायज ठहराने के लिए इस कहानी को बाद में गढ़ा गया था। राजनीति का एक पुराना नियम है कि जब आप किसी स्थापित राजा को हटाते हैं तो आपको उसे एक अधर्मी और अहंकारी विलेन के रूप में पेश करना होता है ताकि आपका विद्रोह एक धर्म युद्ध की तरह दिखे।
धनानंद को इतिहास की मुख्य धारा की किताबों में एक लालची और प्रजा को सताने वाले राजा के रूप में दिखाया गया है, जिसने अपनी जनता पर भारी कर लगाए थे। लेकिन रोचक बात यह है कि यह सारा चित्रण उन ग्रंथों में मिलता है जो मौर्य साम्राज्य के दौरान या उसके बहुत बाद लिखे गए थे। समकालीन यूनानी वृत्तांत उसे एक शक्तिशाली और व्यवस्थित प्रशासन वाले राजा के रूप में देखते हैं। इतिहासकारों का एक बड़ा वर्ग, जिनमें डॉक्टर के.पी. जायसवाल और सतीश चंद्र जैसे नाम शामिल हैं, वे लोग ये तर्क देते हैं कि चाणक्य और धनानंद के बीच का विवाद व्यक्तिगत अपमान से कहीं ज्यादा वैचारिक और राजनीतिक रहा होगा। नंद वंश के राजा शूद्र मूल के माने जाते थे और वे उस समय उभर रहे जैन धर्म के प्रति अधिक झुकाव रखते थे। ऐसे में एक कट्टर ब्राह्मणवादी विचारधारा वाले व्यक्ति के लिए, जो वर्णाश्रम धर्म की पुनर्स्थापना चाहता था, धनानंद का सत्ता में होना ही सबसे बड़ा अपमान था। इस कहानी को व्यक्तिगत रंग इसलिए दिया गया होगा ताकि आम जनता चाणक्य के प्रति सहानुभूति रख सके और चंद्रगुप्त के खूनी विद्रोह को एक गुरु के सम्मान की रक्षा के रूप में देखा जाए। तथा यदि हम इस घटना के विवरणों को देखें तो अलग अलग ग्रंथों में अपमान के कारण अलग अलग बताए गए हैं। बौद्ध ग्रंथ महावंश कहता है कि चाणक्य के पैर की क्रूरता के कारण धनानंद ने उन्हें आसन से हटा दिया था, जबकि जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में अपमान का कारण कुछ और बताया गया है। जब एक ही ऐतिहासिक घटना के इतने विरोधाभासी विवरण मिलते हैं तो उसकी ऐतिहासिक सत्यता संदिग्ध हो जाती है। इसके अलावा यह सोचना भी कठिन है कि मगध जैसा उन्नत साम्राज्य, जो अपनी प्रशासनिक कुशलता के लिए जाना जाता था, वहां का राजा केवल किसी की शक्ल या ब्राह्मण होने के कारण उसे अपमानित करेगा। यह कहानी दरअसल एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश लगती है, जहां एक तरफ बुद्धि चाणक्य है और दूसरी तरफ अहंकारी शक्ति धनानंद। इस प्रकार के नाटकीय रूपांतरण अक्सर इतिहास को धुंधला कर देते हैं और प्रोपेगेंडा को हकीकत बना देते हैं। यह संभव है कि चाणक्य और धनानंद के बीच संघर्ष केवल सत्ता और धर्म के प्रभुत्व की लड़ाई थी। इतिहासकार थॉमस ट्रॉटमैन और रोमिला थापर जैसे विद्वान इस ओर इशारा करते हैं कि ऐसी कहानियां अक्सर उस समय गढ़ी जाती हैं जब कोई विचारधारा अपनी जड़ें समाज में दोबारा जमाना चाहती है। गुप्त काल के दौरान जब यह नाटक लिखा गया, तब ब्राह्मणवादी परंपराओं का पुनरुत्थान हो रहा था। ऐसे में एक ऐसे नायक की छवि गढ़ना अनिवार्य था जो न केवल शास्त्र का ज्ञाता हो, बल्कि शस्त्रों को चलाने वाली सत्ताओं को भी अपनी उंगलियों पर नचा सके। छोटी खोलने की यह प्रतिज्ञा दरअसल उस युग का एक पॉलिटिकल नैरेटिव थी, जो यह संदेश देती थी कि यदि ब्राह्मण का अपमान हुआ तो वह साम्राज्य को राख में बदल सकता है। ऐतिहासिक प्रमाणों की कमी के बावजूद यह कहानी इतनी प्रभावशाली है कि इसने असली इतिहास को ढक दिया है। यदि हम तार्किक रूप से सोचें तो एक कूटनीतिज्ञ जो साम दाम दंड भेद में विश्वास रखता हो और जो गुप्त रूप से कार्य करने का समर्थक हो, वह क्या खुलेआम ऐसी प्रतिज्ञा लेकर खुद को राजा की नजरों में लाएगा? चाणक्य की नीतियों के अनुसार शत्रु को तब तक पता नहीं चलना चाहिए कि आप उसके विरुद्ध हैं जब तक कि आप उस पर अंतिम प्रहार न कर दें। ऐसे में सार्वजनिक रूप से प्रतिज्ञा लेना उनकी अपनी ही कूटनीति के विरुद्ध जाता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र का अध्ययन करते समय जो बात सबसे अधिक चौंकाती है वह है उनका गुप्तचर यानी जासूसी का वह विस्तृत और सघन नेटवर्क, जिसके बिना उनके अनुसार राज्य की सुरक्षा असंभव थी। चाणक्य ने एक ऐसे पुलिस स्टेट की परिकल्पना की थी जहां राजा की नजरें हर नागरिक के घर के भीतर तक पहुंचती थीं। उनके अनुसार राजा के पास दो तरह के जासूस होने चाहिए, पहले संस्था जो एक ही स्थान पर टिककर काम करते थे और दूसरे संचारी जो देश विदेश में घूमते रहते थे। लेकिन विवाद इस बात पर है कि इन जासूसों की श्रेणी में उन्होंने समाज के सबसे पवित्र और सबसे साधारण वर्गों को भी शामिल कर लिया था। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि राजा को कपटी छात्रों, तपस्वियों, किसानों, व्यापारियों और यहां तक कि सन्यासियों को भी जासूस के रूप में प्रशिक्षित करना चाहिए। इसका अर्थ यह था कि प्राचीन भारत की गलियों में जो साधु भिक्षा मांग रहा था या जो व्यापारी सामान बेच रहा था, वह वास्तव में राज्य का एक गुप्त एजेंट हो सकता था। चाणक्य की नजर में निजता या प्राइवेसी जैसा कोई शब्द अस्तित्व में नहीं था। उनके लिए राज्य की सुरक्षा नागरिक की स्वतंत्रता से कहीं ऊपर थी। इस जासूसी तंत्र का सबसे भयावह पहलू था अपनों पर ही नजर रखना। अर्थशास्त्र के दूसरे अधिकरण में चाणक्य लिखते हैं कि राजा को न केवल अपने शत्रुओं और सामान्य जनता पर बल्कि अपने मंत्रियों, राजकुमारों और यहां तक कि अपनी रानियों पर भी जासूस लगाने चाहिए। विश्वास की इस कमी ने एक ऐसे समाज का निर्माण किया जहां कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता था। चाणक्य ने जासूसों के लिए गुणपुरुष शब्द का इस्तेमाल किया है और उनके कार्यों की जो सूची दी है वह आज के समय के मानवाधिकारों के हिसाब से बेहद दमनकारी लगती है।
उदाहरण के लिए, जासूसों का काम केवल सूचना देना नहीं था, बल्कि लोगों के बीच जाकर उनके मन की थाह लेना, और यदि कोई राजा के विरुद्ध बोलता पाया जाए तो उसे धोखे से जहर देना या उसकी हत्या करना भी उनके कार्य का हिस्सा था। उन्होंने वेश्याओं और नर्तकियों को भी राज्य का जासूस बनाने की वकालत की, ताकि वे महत्वपूर्ण सैन्य अधिकारियों और मंत्रियों के निजी जीवन के राज जान सकें। यह एक ऐसा जाल था जिससे कोई भी बच नहीं सकता था। अब सवाल यह उठता है कि क्या एक अलग धर्म आधारित राष्ट्र के निर्माण के लिए अनैतिकता और जासूसी का इतना बड़ा सहारा लेना जायज था? क्या चाणक्य ने एक ऐसे भारत की नींव रखी थी जहां नागरिक एक दूसरे से बात करने में भी डरते थे? आज की इंटेलिजेंस एजेंसियों और सर्विलांस स्टेट के पीछे कहीं ना कहीं वही कौटिल्य नीति खड़ी है, जो यह मानती है कि जनता पर नियंत्रण पाने का सबसे प्रभावी तरीका उनके हर कदम की जासूसी करना है। विवाद का सबसे बड़ा बिंदु जासूसी और विश्वासघात की नैतिकता है। चाणक्य ने राज्य की मजबूती के लिए सत्री और विषकन्याओं के इस्तेमाल को जायज ठहराया था, लेकिन अशोक ने अपने धम्म महापात्रों के जरिए समाज में नैतिक मूल्यों को फैलाने पर जोर दिया। चाणक्य का राजा वह था जो पर्दे के पीछे से धागे हिलाता था, जबकि अशोक का राजा वह था जो जनता के बीच जाकर कहता था, सवे मुनि से पजा ममा, सभी मनुष्य मेरी संतान है। इतिहासकार यह सवाल उठाते हैं कि क्या अशोक ने जानबूझकर चाणक्य की नीतियों को त्याग दिया था? कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन केवल युद्ध के खिलाफ नहीं था, बल्कि वह उस पूरी मैकियावेलियन राजनीति के खिलाफ विद्रोह था जिसका ब्लूप्रिंट चाणक्य ने तैयार किया था। अशोक ने उन गुप्तचरों की जगह, जो लोगों की गलतियां ढूंढकर उन्हें सजा देते थे, धम्म महापात्र नियुक्त किए जो लोगों को सही रास्ता दिखाते थे। क्या यह माना जा सकता है कि चाणक्य की कठोर नीतियों ने जनता में इतना आक्रोश और डर भर दिया था कि अशोक को साम्राज्य बचाने के लिए अहिंसा के मरहम की जरूरत पड़ी? एक और गहरा विवाद चाणक्य की वर्णाश्रम यानी जाति आधारित व्यवस्था और बुद्ध के समतावादी विचार के बीच है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में वर्णों की शुद्धता बनाए रखने पर बहुत जोर दिया और अंतर्जातीय संबंधों के लिए भयानक सजाएं तैयार की। इस सम्राट अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपनाया तो उन्होंने चाणक्य द्वारा स्थापित उस ब्राह्मणवादी ढांचे को चुनौती दी जो मौर्य प्रशासन का आधार था। यही कारण है कि अशोक के शिलालेखों में चाणक्य का जिक्र तक नहीं मिलता। चाणक्य का अर्थशास्त्र केवल युद्ध की किताब नहीं है, बल्कि उसमें कृषि, खदानों, व्यापार और कर प्रणाली का ऐसा बारीकी से वर्णन है जो मैकियावेली की द प्रिंस में पूरी तरह नदारद है। आज के कूटनीतिज्ञ मानते हैं कि मैकियावेली की राजनीति लघुकालिक थी, जबकि चाणक्य की कूटनीति सदियों तक चलने वाले साम्राज्यों की नींव रखने के लिए थी। यह तुलना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमने पश्चिम के चश्मे से अपने नायकों को देखना शुरू कर दिया है, बिना यह समझे कि हमारे अपने आचार्य अपने युग से कितने हजार साल आगे खड़े थे। चाणक्य के अस्तित्व पर उठने वाले विवादों में सबसे गहरा और तार्किक प्रहार वह है जो यह दावा करता है कि कौटिल्य नाम का कोई एक व्यक्ति कभी था ही नहीं। आधुनिक भाषाविदों और जर्मन भारतविदों का एक बड़ा समूह यह मानता है कि अर्थशास्त्र किसी एक मस्तिष्क की उपज नहीं, बल्कि कई सदियों के दौरान लिखे गए राजनीतिक अनुभवों का एक संकलन है। इस सिद्धांत के अनुसार कौटिल्य दरअसल एक व्यक्ति का नाम होने के बजाय एक स्कूल ऑफ थॉट या एक संस्था का नाम था। जिस तरह प्राचीन काल में व्यास या होमर जैसे नामों के पीछे लेखकों की पूरी पीढ़ियां छिपी होती थीं, मुमकिन है कि मौर्य प्रशासन के रहस्यों और नीतियों को सहेजने वाले ब्राह्मणों के एक समूह ने खुद को कौटिल्य की पहचान के पीछे सुरक्षित रखा हो। इस थ्योरी को बल तब मिलता है जब हम अर्थशास्त्र की भाषा का सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। ग्रंथ के भीतर ही इति कौटिल्य, ऐसा कौटिल्य कहते हैं जैसे वाक्यों का बार बार आना यह संकेत देता है कि कोई बाद का संपादक किसी पुराने आचार्य के मतों को संकलित कर रहा है। इतिहासकार थॉमस ट्रॉटमैन ने जब इस ग्रंथ पर सांख्यिकीय शोध किया तो पाया कि अर्थशास्त्र के अलग अलग अध्यायों की लेखन शैली एक दूसरे से इतनी भिन्न है कि उन्हें एक ही व्यक्ति के खाते में डालना भाषाई रूप से असंभव है। कुछ हिस्से मौर्यकालीन भारत की सरल अर्थव्यवस्था का वर्णन करते हैं तो कुछ हिस्से गुप्त साम्राज्य के समय के उन्नत व्यापार और जटिल कर प्रणाली की बात करते हैं। सवाल यह है कि यदि चाणक्य ने इसे चंद्रगुप्त के लिए लिखा था तो इसमें बाद के 500 वर्षों के बदलाव कैसे शामिल हो गए? क्या कौटिल्य एक पदवी थी जिसे मौर्य और उसके बाद के साम्राज्यों के प्रधानमंत्रियों ने अपनाया? यदि हम इस तर्क को स्वीकार कर लें तो वह छोटी वाला ब्राह्मण जिसने धनानंद को चुनौती दी थी केवल एक प्रतीकात्मक महानायक, आइकॉनिक फेस बनकर रह जाता है।
जिसे भारत की राजनीतिक पहचान को मजबूत करने के लिए बाद में निर्मित किया गया। यह विचार चाणक्य की व्यक्तिगत महानता को तो कम करता है, लेकिन भारतीय राजनीतिक दर्शन की निरंतरता को एक नई ऊंचाई देता है। आचार्य चाणक्य भले ही आज सशरीर हमारे बीच न हो, लेकिन उनकी कूटनीति आधुनिक भारत की विदेश नीति और सुरक्षा तंत्र की धड़कन बनकर धड़क रही है। आज के वैश्विक परिदृश्य में जहां राष्ट्रों के बीच कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, आज के वैश्विक परिदृश्य में दोस्त चाणक्य का मंडल सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय संबंधों की कड़वी हकीकत बनकर सामने आता है। यह सिद्धांत सरल शब्दों में कहता है, शत्रु का शत्रु मित्र होता है। भारत की आज की रणनीतिक चालें, चाहे वह मध्य एशिया में उपस्थिति दर्ज कराना हो या समुद्री सीमाओं की सुरक्षा, कहीं न कहीं इसी सिद्धांत पर टिकी हैं। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ हो या इजरायल की मोसाद, इन संस्थानों की कार्यशैली में चाणक्य के गूढ़ पुरुषों और तीक्ष्ण जासूसों की वही ठंडी और अचूक कूटनीति दिखाई देती है, जो राष्ट्रहित के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती है। चाणक्य ने षड्गुण्य नीति के जरिए बताया था कि कब संधि करनी है, कब विग्रह युद्ध, कब यान तैयारी और कब द्वैधिभाव दोहरी नीति अपनानी है। आज की जियोपॉलिटिक्स में इन नीतियों को हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर के संतुलन के रूप में देखा जाता है। विवाद तब पैदा होता है जब हम आधुनिक लोकतंत्र की नैतिकता की तुलना चाणक्य के निरंकुश राजशाही के सिद्धांतों से करते हैं। क्या एक पारदर्शी लोकतंत्र में चाणक्य की उस अंधेरी कूटनीति की जगह होनी चाहिए जो जासूसी और निजता के हनन की वकालत करती है? आज जब डेटा प्राइवेसी और पेगासस जैसे जासूसी सॉफ्टवेयरों पर बहस होती है, तो कई आलोचक इसे कौटिल्य का पुनर्जन्म मानते हैं। चाणक्य ने सिखाया था कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए नागरिकों की स्वतंत्रता को कुर्बान किया जा सकता है। क्या यह विचार आज के मानवाधिकारों के अनुकूल है? इसके बावजूद भारतीय कूटनीतिज्ञ जैसे P.N. हक्सर से लेकर अजीत डोभाल तक कहीं न कहीं चाणक्य की उसी यथार्थवादी रियलिस्टिक दृष्टि का पालन करते हैं, जो मानती है कि आदर्शवाद से पेट नहीं भरता और न ही सीमाएं सुरक्षित रहती हैं। चाणक्य आज एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक डॉक्ट्रिन बन चुके हैं, जो हमें याद दिलाती है कि एक कमजोर राष्ट्र के पास कोई नैतिकता नहीं होती, केवल एक शक्तिशाली राष्ट्र ही शांति स्थापित करने की क्षमता रखता है। जब हमने इस श्रृंखला की शुरुआत की थी तो सबसे बड़ा सवाल यही था, सबूत कहां है? आपके पिछले अशोक वाले वीडियो के कमेंट सेक्शन में सैकड़ों दर्शकों ने तर्क दिया कि चाणक्य केवल एक काल्पनिक पात्र हैं, क्योंकि उनका कोई समकालीन पुरातात्विक प्रमाण मौजूद नहीं है। यदि हम शुद्ध वैज्ञानिक और ऐतिहासिक कसौटी पर परखें तो यह बात सच के बहुत करीब लगती है। मौर्य काल के पत्थरों, स्तंभों या सिक्कों पर चाणक्य का कोई नामो निशान नहीं है। मेगास्थनीज जैसे विदेशी यात्री उन्हें नहीं जानते थे और अशोक जैसे महान पोते ने उन्हें याद नहीं किया। इतिहास की इस शून्यता को आधार बनाकर कई आधुनिक विद्वान चाणक्य को एक साहित्यिक रचना करार देते हैं। लेकिन यहाँ एक और सत्य भी खड़ा है, सांस्कृतिक सत्य। अगर चाणक्य नहीं थे तो मगध में हुए उस महान सत्ता परिवर्तन का असली सूत्रधार कौन था? क्या बिना किसी मास्टरमाइंड के एक साधारण युवक चंद्रगुप्त सिकंदर की विरासत और नंदों की विशाल सेना को उखाड़ फेंकने में सफल हो सकता था? इतिहास में अक्सर ऐसा होता है कि जो व्यक्ति पर्दे के पीछे से धागे हिलाता है वह खुद इतिहास की मुख्य धारा से गायब हो जाता है। चाणक्य ने स्वयं अर्थशास्त्र में तूष्णी युद्ध यानी मूक युद्ध की वकालत की है। मुमकिन है कि एक ऐसा व्यक्ति जो जासूसी और गोपनीयता का सबसे बड़ा समर्थक हो, उसने खुद को इतिहास के दस्तावेजों से दूर रखने की पूरी सावधानी बरती हो। चाणक्य का वजूद सबूतों में नहीं बल्कि उस प्रशासनिक ढांचे में है जो आज भी भारतीय राजनीति का आधार है। जो लोग उन्हें केवल एक मिथक मानते हैं, उन्हें इस सवाल का जवाब देना होगा कि अर्थशास्त्र जैसा असाधारण और जटिल ग्रंथ, जिसमें हजारों प्रशासनिक बारीकियां हैं, वह अचानक किसी शून्य से कैसे टपक सकता है? किसी भी महान विचार के पीछे एक मस्तिष्क का होना अनिवार्य है। भले ही उस मस्तिष्क का नाम चाणक्य हो या कुछ और, लेकिन वह प्रतिभा वास्तविक थी। सांस्कृतिक सत्य यह है कि चाणक्य भारत की राजनीतिक चेतना के प्रतीक बन चुके हैं। जिस तरह हम रामायण या महाभारत के चरित्रों को उनके भौतिक सबूतों से ज्यादा उनके द्वारा दिए गए मूल्यों और दर्शन के लिए याद रखते हैं, वही स्थिति चाणक्य की भी है। वे भारतीय कूटनीति का वह विचार हैं जो कभी मर नहीं सकता। यदि हम केवल पत्थरों को इतिहास मानेंगे तो हम भारत की उस मौखिक परंपरा और बौद्धिक विरासत को खो देंगे जिसने सदियों तक हमें दिशा दी है।
चाणक्य का आधुनिक भारत में जो विराट स्वरूप हम देखते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा 19वीं और 20वीं सदी के भारतीय राष्ट्रवाद की देन है। जब भारत ब्रिटिश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, तब भारतीय बुद्धिजीवियों और स्वतंत्रता सेनानियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना। अंग्रेज अक्सर यह तर्क देते थे कि भारत कभी एक राष्ट्र नहीं था और यहाँ के लोगों को शासन करना नहीं आता। इसी नैरेटिव को काटने के लिए चाणक्य के चरित्र को एक राष्ट्रीय नायक के रूप में पुनर्जीवित किया गया। साल 1905 में जब अर्थशास्त्र की पांडुलिपि मिली, तो उसे केवल एक किताब की तरह नहीं, बल्कि एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। यह दुनिया को दिखाने का जरिया था कि जब यूरोप के लोग कबीलों में रह रहे थे, तब भारत के पास प्रशासन, कर प्रणाली और कूटनीति का सबसे उन्नत विज्ञान मौजूद था। चाणक्य उस समय भारतीय अस्मिता का चेहरा बन गए, जो यह साबित करते थे कि एक साधारण ब्राह्मण भी अपनी बुद्धि से विदेशी ताकतों, सिकंदर और यूनानियों को खदेड़कर एक अखंड साम्राज्य खड़ा कर सकता है। लेकिन यहाँ एक गहरा विवादास्पद पहलू भी है। कुछ इतिहासकार जैसे सुमित सरकार ये सवाल उठाते हैं कि क्या चाणक्य के इस ग्लोरिफिकेशन के पीछे एक खास तरह की सवर्ण राजनीति भी काम कर रही थी। उस दौर में जब जाति विरोधी आंदोलन जोर पकड़ रहे थे, चाणक्य को एक ऐसे आदर्श के रूप में पेश किया गया जो यह बताता था कि क्षत्रिय राजा को भी एक ब्राह्मण गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इस तरह चाणक्य का चरित्र राष्ट्रवाद के साथ साथ ब्राह्मणवादी वर्चस्व को भी खाद पानी दे रहा था। बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने चाणक्य की कूटनीति को अंग्रेजों के खिलाफ छल कपट, पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म के तौर पर जायज ठहराने के लिए इस्तेमाल किया। इस राजनीतिक आवश्यकता ने चाणक्य के उन स्याह पहलुओं जैसे उनकी क्रूरता और जातिवादी भेदभाव को पर्दे के पीछे धकेल दिया और केवल उनकी चतुर देशभक्त वाली छवि को जनता के सामने रखा। आज हम जिस चाणक्य को जानते हैं, वह आधे इतिहास और आधे राजनीतिक विज्ञापन से बने हैं। वे एक ऐसे मिथकीय यथार्थ हैं जिन्हें हमने अपनी जरूरत के हिसाब से गढ़ा है, ताकि हम खुद को एक महान और शक्तिशाली विरासत का उत्तराधिकारी कह सकें। पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसे बहुत कम चरित्र हैं जो अपने भौतिक साक्ष्यों के अभाव में भी इतने प्रभावशाली बने रहे हों। चाणक्य के साथ हमारा रिश्ता एक पहेली की तरह है। जितना हम उन्हें इतिहास में ढूंढते हैं, वे उतने ही धुंधले होते जाते हैं, लेकिन जितना हम उन्हें आज की राजनीति और सत्ता के गलियारों में देखते हैं, वे उतने ही जीवंत नजर आते हैं। अंतिम फैसला यह नहीं है कि चाणक्य का डेथ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट कहां है। अंतिम फैसला यह है कि क्या उनके विचार आज भी काम कर रहे हैं। और इसका जवाब एक बहुत बड़ा हाँ है। चाणक्य इसलिए अमर हैं क्योंकि उन्होंने मनुष्य के उस आदिम स्वभाव को समझ लिया था जो सत्ता, भय और सुरक्षा के इर्द गिर्द घूमता है। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था का ब्लूप्रिंट दिया जो किसी भी युग, किसी भी देश और किसी भी परिस्थिति में लागू की जा सकती है। वे केवल एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे उस कड़वे सच का नाम थे जो यह कहता है कि आदर्शवाद से घर चल सकता है, पर राष्ट्र नहीं। एक राष्ट्र को चलाने के लिए चाणक्य जैसे किसी कठोर मस्तिष्क की जरूरत हमेशा रहेगी। चाणक्य की अमरता का दूसरा बड़ा कारण है एकजुट भारत की उनकी जिद। भले ही उनका अखंड भारत का सपना मौर्य साम्राज्य के रूप में कभी पूरी तरह साकार हुआ हो या नहीं, लेकिन उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप को एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में देखने की दृष्टि दी। जब हम उन्हें काल्पनिक कहकर खारिज करते हैं, तो हम उस सामूहिक बुद्धिमत्ता को भी खारिज कर देते हैं जिसने सदियों के संघर्ष से कूटनीति का यह महाग्रंथ रचा। चाणक्य आज भी हमारे बीच जीवित हैं। वे हमारे विदेश मंत्रालयों की फाइलों में हैं, वे चुनावी रणनीतिकारों के दिमाग में हैं, और वे उस आम आदमी की जुबान पर हैं जो मानता है कि राजनीति कोई संतों का खेल नहीं है। वे एक ऐसे नायक हैं जिन्हें हर युग अपने हिसाब से फिर से जन्म देता है, चाहे वे सच थे या एक महान कल्पना। भारत को अपनी पहचान और सुरक्षा को परिभाषित करने के लिए हमेशा एक चाणक्य की जरूरत रहेगी। चाणक्य आज एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक डॉक्ट्रिन बन चुके हैं। शायद इतिहास हमें कभी यह न बता पाए कि चाणक्य का चेहरा कैसा था, लेकिन उनकी नीतियां आज भी भारत की विदेश नीति और शासन व्यवस्था में साफ दिखाई देती हैं। अंत में सवाल यह नहीं बचता कि चाणक्य कौन थे। सवाल यह है कि क्या हम उनके बिना एक शक्तिशाली भारत की कल्पना कर सकते हैं।